भाग 4 खटर में सुहानी। सुहानी और युवराज सुन रहे थे एक छोटे से गांव में रहने वाले बाबा से विशिंग वेल की कहानी, जिसके बारे में बाबा ने बताते हुए कहा, उस समय मेरे परदादा शिमला में ही रहकर खेती करते थे। एक सुबह वो अपने दोस्तों के साथ खेत में काम करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक लाश मिली। वो लाश उनके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के की थी। उसे बड़ी बेदर्दी से मार दिया गया था। ये सुनकर सुहानी ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन बाबा उन्हें मारा किसने था? सुहानी के सवाल पर बाबा आगे बताते हुए बोले, उसे मारने वाले का कुछ भी पता नहीं चला और 3 दिन बाद उसी जगह पर फिर से एक लाश मिली और उसकी हत्या भी बिल्कुल वैसे ही की गई थी जैसे पहले लड़के हुई थी और फिर कुछ ही दिनों में ये हत्याएं रोज होने लगी। यहाँ तक कि अंग्रेजी पुलिस भी अपराधी को नहीं ढूंढ पाए। सुहानी ने फिर से सवाल करते हुए पूछा, तो गांव वालों ने क्या किया बाबा? बाबा ने आगे की कहानी बताते हुए कहा, जब किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, तब गांव के कुछ लोगों के कहने पर वहां के मुखिया कुछ गांव वालों को लेकर हिमालय की पहाड़ी में रहने वाले अघोरियों के पास चले गए। उनमें से एक सिद्ध अघोरी से उन्होंने प्रार्थना की कि वे उनके गांव को इन हत्याओं से मुक्ति दिलाए और वो अघोरी उसकी इस प्रार्थना को मान गए। सुहानी ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, फिर क्या वो गांव में आए? बाबा तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोले, हाँ, वो महान अघोरी शिमला आए भी और उन्होंने अपनी तांत्रिक विधियाएं भी शुरू कर दी। तब जाकर पता चला कि इस सब के पीछे एक आत्मा है जिसे तंत्र विधा से ही जागृत किया गया है। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि उसे जागृत करने वाला कौन था और वो आत्मा अब बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी, लेकिन ये अघोरी उस आत्मा से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने ही गांव वालों को बताया कि जिसने उस आत्मा को जागृत किया है, उसने उस आत्मा को एक जीव के साथ जोड़ दिया था और वो जीव ही उस आत्मा की शक्ति का स्रोत है। बाबा की बात सुनकर सुहानी उनकी बात को काटते हुए बोली, वो कौन सा जीव था बाबा? बाबा आगे बताते हुए बोले, वो एक गिलहरी थी, जिसके साथ उस आत्मा को जोड़कर उसे जागृत किया गया था, इसलिए गिलहरी का ही इस्तेमाल करके अघोरी ने उस आत्मा को कुएं में कैद कर लिया, लेकिन अंत में उस गिलहरी को मार दिया। ये सुनकर सुहानी क्यूरियस होकर बोली, लेकिन उन्होंने गिलहरी को क्यों मारा? बाबा जवाब देते हुए बोले, पता नहीं। यही सवाल मैंने भी अपने दादाजी से पूछा था पर इसका जवाब उन्हें भी नहीं पता था। कुछ लोगों का कहना था कि उस गिलहरी के जिंदा रहने पर उस आत्मा के वापस आने का खतरा हो सकता था। सच क्या है, ये तो केवल वो अघोरी बाबा ही जानते थे, लेकिन उन बाबा ने आत्मा को कैद करके शिमला के लोगों की जान बचा ली थी। बाबा की बात पूरी होते ही सुहानी कुछ सोचते हुए बोली, जब उस आत्मा को कैद कर लिया था तो फिर आपके परदादा शिमला को छोड़कर क्यों चले गए? सुहानी के इस सवाल पर बाबा ने उसे बताते हुए कहा, मेरे परदादा को डर था कि कहीं फिर से वो आत्मा आजाद ना हो जाए। अघोरी बाबा ने उस कुएं के साथ साथ उस शहर को भी बांध दिया था, जिससे अगर भविष्य में वो आत्मा आजाद हो भी जाए, तो भी उस शहर से बाहर न जा पाए, इसलिए उस आत्मा से अपने परिवार को बचाने के लिए मेरे परदादा वहां से बहुत दूर चले आए। तभी सुहानी बाबा से बोली, बाबा, उन अघोरी बाबा का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। वो साया सच में आजाद हो गया है और उसने फिर से लोगों को मारना शुरू कर दिया है। सुहानी की ये बात सुनकर बाबा दुखी होते हुए बोले, भगवान वहां के लोगों की रक्षा करें। कुछ देर बाद सुबह फ्रेश होकर युवराज और सुहानी बाबा के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। युवराज हमेशा की तरह खामोशी से अपना नाश्ता खा रहा था, लेकिन सुहानी उनके साथ बैठे बाबा से यहाँ वहाँ की बातें करे जा रही थी। सुहानी को देखकर ही समझ आ रहा था कि वो यहाँ आकर कितनी खुश है। नाश्ता करने के बाद युवराज बाबा से बोला, बाबा, शिमला जाने के लिए बस कहाँ से मिलेगी? युवराज का सवाल सुनकर सुहानी की आंखें छोटी हो गई। वो इतनी जल्दी वहां से वापस शिमला नहीं जाना चाहती थी। वहीं युवराज ने भी सुहानी का ये रिएक्शन नोटिस कर लिया था, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो बस सवालिया नजरों से बाबा को ही देखे जा रहा था। तभी बाबा हंसते हुए बोले, बेटा, कल यहाँ भूकंप आया था। पहाड़ियों से गिरे हुए बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर अभी भी पड़े हुए हैं। 2-3 दिनों तक यहाँ कोई बस आ ही नहीं सकती। जब तक वो पत्थर हटाए नहीं जाते, तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा।
बाबा का जवाब सुनकर सुहानी के चेहरे पर फिर से स्माइल आ गई और वो खुशी से उछलते हुए बोली, क्या सच में? सुहानी का रिएक्शन देखकर बाबा भी मुस्कुरा दिए और युवराज उसे कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ घूर कर देखने लगा। जब सुहानी की नज़र युवराज की नज़रों से टकराई तो वो अपनी स्माइल छुपाते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, बाबा, क्या सच में 2-3 दिनों तक हम कहीं नहीं जा सकते? फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तब तक हम यहाँ कैसे रहेंगे? युवराज अच्छे से समझ रहा था कि सुहानी ये सब सिर्फ युवराज को दिखाने के लिए कह रही है, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी सुहानी अपने चेहरे की खुशी को छिपा नहीं पा रही थी। सुहानी ये सोचकर बहुत खुश थी कि अब वो कुछ दिन और युवराज के साथ यहाँ रहने वाली है, लेकिन युवराज को जल्द से जल्द वापस शिमला जाना था, क्योंकि वो अपनी मॉम को उस शहर में अकेले नहीं छोड़ सकता था, जहाँ वो साया हर वक्त उनके साथ रहता है। फिलहाल युवराज के पास गांव में रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ये गांव हिमालय की पहाड़ी पर बसा एक छोटा सा गांव था, जहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं थे, इसलिए युवराज किसी से मदद भी नहीं ले पा रहा था। शाम का वक्त, सुहानी अकेले ही गांव में घूमने के लिए निकल गई थी। गांव का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां लोग अपने अपने घर के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। हरियाली से भरा और शहर के शोर शराबों से दूर ये गांव सुहानी को बहुत ही प्यारा लग रहा था और सोने पर सुहागा था इस खूबसूरत गांव में युवराज का साथ। थोड़ी दूर चलने के बाद सुहानी ने देखा कि एक मैदान में गांव के बच्चे खेल रहे थे। सुहानी वहीं किनारे पर बैठकर उस मैदान में खेलते हुए बच्चों को देखने लगी। सुहानी को ये सब कुछ बहुत सुकून दे रहा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग सुहानी के पास आकर बैठ गए और सुहानी ने भी उन्हें देखकर स्माइल कर दी। सुहानी के स्माइल करते ही वो बुजुर्ग सुहानी से बोले, पहले कभी तो तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। कौन हो तुम? सुहानी ने जवाब देते हुए कहा, काका, मेरा नाम सुहानी है, मैं शिमला से हूँ। वो कल लैंडस्लाइड हो गया था ना, तो उस वजह से मैं यहाँ फंस गई। सुहानी वहीं बैठकर काका से उस गांव के बारे में बातें करने लगी और बातें करते हुए अचानक से सुहानी की नज़र उनकी कलाई पर गई। उन बुजुर्ग की कलाई पर एक अजीब सा निशान था, जिसे देखकर सुहानी खुद से बोली, ये क्या? कुछ ऐसा ही निशान तो युवराज सर की कलाई पर भी है, लेकिन ये निशान है किस चीज़ का? ये सोचते हुए सुहानी ने अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल करने की कोशिश की और बहुत नॉर्मल टोन में काका से पूछते हुए बोली, काका, आपकी कलाई पर ये निशान कैसा है? तो काका ने अपनी कलाई के उस निशान को देखते हुए कहा, बेटा, ये निशान काले जादू का है। सुहानी ने चौंकते हुए पूछा, काले जादू का? काका ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बेटा, जब मैं छोटा था तो किसी ने मुझ पर काल जादू किया था, ये उसी का निशान है। सुहानी काका की बातें ठीक से समझ नहीं पा रही थी और सवालिया नज़रों से उन्हें ही देखने लगी। तो सुहानी के मन में आ रहे सवालों को समझते हुए काका ने उसे बताते हुए कहा, बेटा, कहते हैं काला जादू करने की कई विधियां होती है। उनमें से कुछ विधियों में काला जादू करने वाला अपने शिकार के शरीर पर ऐसा ही कुछ निशान बना देता है, जिससे वो अपने शिकार को काबू में रख सके। काका की बात सुनकर सुहानी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके मन में फिर से वही डर घर करने लगा, जिससे वो अब तक दूर भाग रही थी। काका की कलाई का निशान देखकर सुहानी को युवराज की कलाई का वो निशान याद आ रहा था, जिसे याद करते हुए सुहानी काका से बोली, काका, क्या आप मुझे पूरी बात बता सकते हैं? सुहानी के ये कहते ही काका उसे अपने बारे में बताते हुए बोले, बेटा, जब मैं छोटा था तब किसी ने मुझ पर काला जादू किया था। काले जादू की वजह मेरे बर्ताव में कुछ अजीब से बदलाव आने लगे थे। जब मेरी माँ ने ये सब देखा तो उन्हें सारी बात समझ आ गई। तब वो मुझे एक तांत्रिक के पास ले गई और तांत्रिक ने मुझे काले जादू से आज़ाद करवाया। ये सब बातें सुनकर सुहानी का सिर अब घूमने लगा था। उसके दिमाग में पिछले 6 महीने की सारी बातें एक के बाद एक करके किसी फिल्म की तरह चल रही थी। पहले ही दिन युवराज का सुहानी को उस साए से बचाना, युवराज के आते ही उस साए का चले जाना, युवराज की कलाई का वो निशान और उसका उस बड़े से चट्टान को बस एक हाथ से रोकना, ये सारी बातें सुहानी के दिमाग में चल रही थी। सुहानी अपने ही ख्यालों में खोई हुई वहां से उठ गई और आगे बढ़ने लगी।
अपने ही ख्यालों में खोई सुहानी बेसुध सी चली जा रही थी। उसे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि वो इस वक्त जा कहाँ रही है। वहीं सुहानी के मन में अब एक ही सवाल चल रहा था कि क्या युवराज ही वो श्रापित इंसान है जो उस साए से जुड़ा हुआ है। अब रात होने लगी थी। युवराज भी बाबा के घर वापस आ गया था। तभी बाबा ने युवराज को अकेले देखकर उससे पूछा, बेटा, सुहानी कहाँ है? बाबा का सवाल सुनकर युवराज हैरान होते हुए बोला, सुहानी घर में नहीं है। तो बाबा उसे बताते हुए बोले, नहीं बेटा, मुझे तो लगा था कि वो तुम्हारे साथ कहीं गई हुई है। बाबा की ये बात सुनकर युवराज को सुहानी की फिक्र होने लगी और वो बाबा से बोला, मैं देखता हूँ वो कहाँ है। ये कहकर युवराज तेजी से वहां से बाहर चला गया। युवराज काफी देर तक सुहानी को आसपास ढूंढता रहा लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिली। तो युवराज ने अपने मोबाइल पर सुहानी की फोटो दिखाकर सभी से उसके बारे में पूछना शुरू कर दिया। फिर भी उसे सुहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। युवराज को अब सुहानी के लिए डर लगने लगा था कि कहीं वो फिर से किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई। युवराज सबसे पूछताछ कर ही रहा था तभी उसकी नज़र खेलते हुए एक बच्चे पर गई। वो उस बच्चे को सुहानी की तस्वीर दिखाते बोला, इसे कहीं देखा है क्या? तो उस बच्चे ने याद करते हुए कहा, मैंने इन दीदी को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। ये सुनते ही बच्चे के पास खड़ी माँ घबराते हुए बोली, हे भगवान, जंगल में तो आदमखोर भेड़िए हैं। वो लड़की। ये कहते हुए वो औरत चुप हो गई और उस औरत की बात पूरी होने से पहले ही युवराज बिना कुछ सोचे समझे तेजी से उस जंगल की तरफ बढ़ गया। दिसंबर के महीने में अक्सर दिन जल्दी ढल जाया करता था। इसलिए हिमाचल के उस घने जंगल में शाम के वक्त ऐसा लग रहा था मानो अंधेरी रात हो गई हो। उस घने अंधेरे जंगल में युवराज बिना किसी रोशनी के तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे देखने के लिए रोशनी की जरूरत ही नहीं थी। युवराज को सुहानी की बहुत फिक्र हो रही थी और उसके मन में ऐसी घबराहट हो रही थी जैसी उसने पहले कभी महसूस ही नहीं की थी। दूसरी तरफ सुहानी अपने ही ख्यालों में खोई हुई जंगल के काफी अंदर आ चुकी थी। तभी वो अपने ख्यालों से बाहर आए और अचानक से अपने आसपास इतना अंधेरा देखकर डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त है कहाँ। चारों तरफ घना जंगल और गहरा अंधेरा था। उसने फौरन अपने जीन्स के पॉकेट में चेक करके मोबाइल निकाला और फ्लैश लाइट ऑन करके आसपास देखने लगी। रोशनी आने के बाद भी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस घने अंधेरे जंगल में खुद को अकेले पाकर सुहानी बहुत डर गई। लेकिन फिर भी वो फ्लैश लाइट की मदद से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। कुछ दूर चलने के बाद सुहानी को अचानक ही कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें सुनकर सुहानी के कदम खुद ही रुक गए और वो अपने आसपास देखने लगी। तभी उसे झाड़ियों के पास किसी के होने का एहसास हुआ। सुहानी ने उन झाड़ियों की तरफ देखा और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई क्योंकि झाड़ियों के पीछे उसे कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दी। सुहानी समझ चुकी थी कि ये आंखें किसी जंगली जानवर की है। तभी धीरे धीरे उन झाड़ियों से कुछ भेड़िए बाहर आने लगे। उस अंधेरे जंगल में इतने सारे भयानक भेड़ियों को एक साथ देखकर सुहानी के हाथ पांव फूल गए और वो वहीं की वहीं फ्रीज हो गई। अब उस जंगल में एक तरफ सुहानी अकेले खड़ी थी और दूसरी तरफ वो भेड़िए थे जो सुहानी का शिकार करना चाहते थे। सुहानी अपनी जगह पर खड़ी होकर उन सबको देखे जा रही थी और उसकी आंखों में मौत का डर साफ साफ देखा जा सकता था। तभी एक भेड़िया आगे बढ़कर सुहानी पर झपट गया। उस भेड़िए के झपटते ही सुहानी किनारे हो गई और भेड़िए का पहला वार बेकार चला गया। तभी उनमें से एक और भेड़िए ने सुहानी पर पीछे से हमला किया, लेकिन इस बार सुहानी लकी नहीं थी। वो उस भेड़िए के चंगुल में फंस गई और जमीन पर जा गिरी। सुहानी के जमीन पर गिरते ही उन सब भेड़ियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तो अब क्या होगा सुहानी के साथ? क्या वो बन जाएगी इन भेड़ियों का शिकार, या एक बार फिर से युवराज पहुंच जाएगा सुहानी की जान बचाने? शापित इंसान। हिमालय के एक घने जंगल में आदमखोर भेड़ियों के बीच जा फंसी थी सुहानी। जहां वो इस वक्त जमीन पर गिरी हुई थी और उसे चारों तरफ से जंगली भेड़ियों ने घेर लिया था।
सुहानी जमीन पर पड़े हुए उन भेड़ियों को देखे जा रही थी, जो उस पर झपटने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तभी उनमें से एक भेड़िया सुहानी के ऊपर कूद पड़ा और ये देखकर सुहानी अपनी आंखें बंद करके जोर से चीख पड़ी। लेकिन अगले ही पल उसे भेड़ियों के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दी। सुहानी कुछ समझ नहीं पाए और उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। तभी सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके सामने युवराज खड़ा था और वो भेड़िया जो सुहानी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था, वो इस वक्त जमीन पर पड़े हुए दर्द में कराह रहा था। युवराज के चेहरे पर इस वक्त बहुत गुस्सा था और वो एकटक उन भेड़ियों को देखे जा रहा था। तभी युवराज धीरे धीरे उन भेड़ियों की तरफ बढ़ गया। वहीं उन भेड़ियों को देखते हुए अचानक से उसकी आंखों की पुतलियां लाल होने लगी। युवराज की लाल आंखें देखकर उन भेड़ियों ने गुर्राना बंद कर दिया और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब युवराज से डरकर पीछे हट रहे हो। वहीं युवराज बिना पलकें झपकाए एकटक उन भेड़ियों को देखे जा रहा था। कुछ ही देर में वो सारे भेड़िए युवराज से डरकर वहां से भाग गए। इधर सुहानी अब भी जमीन पर बैठी हुई थी। इस वक्त युवराज की पीठ सुहानी की तरफ थी, इसलिए सुहानी वो सब नहीं देख पाई थी जो उन भेड़ियों ने देखा था। लेकिन सुहानी ने अभी अभी जितना भी कुछ देखा था, वो उसे हैरान करने के लिए काफी था। वो हैरान थी कि युवराज को देखकर वो सारे खतरनाक भेड़िए ऐसे डरकर भाग कैसे गए। वो ये सोच ही रही थी कि तभी युवराज पीछे मुड़कर सुहानी के पास आया और अपने घुटने के बल बैठते हुए बोला, तुम ठीक हो? युवराज की आवाज इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन ये बात सिर्फ वही जानता था कि आज सुहानी के ना मिलने पर वो कितना डर गया था। युवराज का सवाल सुनते ही सुहानी बिना कुछ कहे युवराज के सीने से लग गई और सुहानी के ऐसा करने से युवराज कुछ पलों के लिए वहीं पर फ्रीज हो गया। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि सुहानी ऐसा कुछ करेगी। लेकिन अब जब सुहानी उसके सीने से गली हुई थी, तब युवराज का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो इसी वक्त सुहानी को खुद से अलग कर देना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया। कुछ देर तक इसी तरह रहने के बाद युवराज ने सुहानी को खुद से अलग किया, तो उसने देखा कि सुहानी की आंखें नम थी और वो युवराज के चेहरे को ही देखे जा रही थी। युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करे। तभी वो सुहानी से अपनी नजरें हटाते हुए बोला, चलो यहाँ से। ये कहकर युवराज ने सुहानी का हाथ पकड़ा और उठने में उसकी मदद करने लगा। लेकिन जैसे ही युवराज वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ा तो सुहानी उसके साथ आगे ही नहीं बढ़ी। यह एहसास होते ही युवराज ने पीछे मुड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? युवराज के पीछे मुड़कर देखते ही सुहानी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई लव यू युवराज सर। दूसरी तरफ दीवान विला की टाइट सिक्योरिटी के बीच बालकनी में एक लड़का खड़ा था। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो सबसे छुपकर वहां आया है। उसके कान दरवाजे से लगे हुए थे और वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे युवराज के पापा यशवंत दीवान की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, इतने से कुछ नहीं होगा, हमें और चाहिए। उस लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि यशवंत दीवान किस बारे में बात कर रहे हैं। कुछ देर रुककर यशवंत दीवान आगे बोला, तुम समझ नहीं रहे हो, हमें और चाहिए वरना वो हम सबको मार डालेगी। ये सुनकर वो लड़का हैरत में पड़ गया और खुद से बोला, बात क्या है? शिमला का सबसे पावरफुल आदमी किससे इतना डर रहा है? कौन है वो जो इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है? इधर जंगल के बीच युवराज और सुहानी एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले एक दूसरे को देख रहे थे। लेकिन युवराज के चेहरे पर शॉक्ड वाले एक्सप्रेशन साफ साफ देखे जा सकते थे। वैसे तो युवराज जानता था कि सुहानी के मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सुहानी अपनी फीलिंग्स उसके सामने ऐसे एक्सप्रेस कर देगी। युवराज को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, इसलिए वो बस सुहानी को एकटक देखे जा रहा था। तभी युवराज की आंखों में देखते हुए अचानक से सुहानी की पलकें भारी होने लगी और उसका सिर घूमने लगा। अगले ही पल उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिरने ही वाली थी कि युवराज उसे अपनी बाहों में थाम लिया। सुहानी को बेहोश होते देखकर युवराज घबरा गया और तभी उसे सुहानी के कंधे पर कुछ नमी का एहसास हुआ।
युवराज ने फौरन अपने हाथ से उस नमी को चेक किया तो उसे पता चला कि भेड़िए के हमले की वजह से सुहानी के कंधे से खून बहने लगा है। ये देखकर युवराज परेशान हो गया और सुहानी को अपनी गोद में उठाकर गांव की तरफ लेकर जाने लगा। वो जल्द से जल्द गांव पहुंचना चाहता था, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद युवराज को कुछ कदमों की आहट सुनाई देने लगी। वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि गांव के कुछ लोग युवराज और सुहानी को ढूंढते हुए जंगल में आ गए थे। युवराज उनके पास पहुंचता तो उसने देखा कि वो बाबा भी गांव वालों के साथ आए हुए हैं जिन्होंने सुहानी और उसे अपने घर में पनाह दी थी। तभी उन बाबा की नज़र युवराज की बाहों में बेहोश सुहानी पर पड़ी और उन्होंने घबराते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ सुहानी को? युवराज भी परेशान था लेकिन वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोला, कुछ नहीं, इसे बस छोटी सी चोट लग गई है। तो बाबा ने हड़बड़ाकर अपने आसपास देखते हुए कहा, जल्दी चलो यहाँ से, इस जंगल में आदमखोर भेड़िए है। बाबा के ये कहते ही युवराज भी बाकी के गांव वालों के साथ वापस गांव की तरफ चला गया। रात काफी हो गई थी और युवराज सुहानी को लेकर बाबा के घर आ चुका था। गांव के वैद्य से सुहानी का इलाज भी करा लिया गया था, लेकिन वो अब भी बेहोश थी। कुछ देर बाद सुहानी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए बोली, युवराज सर। बाबा की पत्नी जिसे सुहानी अम्मा कहती थी, वो सुहानी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अब कैसी हो बेटा? सुहानी ने धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, अब ठीक हूं अम्मा। सुहानी की आवाज सुनकर युवराज भी कमरे के अंदर आ गया और सुहानी को सही सलामत देखकर वो कुछ रिलैक्स फील करने लगा। तभी वो सुहानी को डांटते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रात को अकेले जंगल में क्या करने गई थी? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जंगल में जंगली जानवर होते हैं जो तुम्हें मार सकते हैं? युवराज को गुस्से में देखकर सुहानी डर गई, लेकिन उसे पता था कि इस बार गलती उसकी ही थी। इसलिए सुहानी अपनी नजरें झुकाए हुए ही युवराज की डांट सुन रही थी और अपने बचाव में उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। तभी युवराज आगे बोला, अगर आज मुझे वहां पहुंचने में थोड़ी भी देर हो जाती तो वो भेड़िए। ये कहते कहते युवराज अचानक से रुक गया क्योंकि आगे की लाइन कहना तो दूर उसके बारे सोचकर भी उसे डर लग रहा था। इस वक्त अम्मा की नज़र भी युवराज पर ही थी। वो युवराज को इस तरह सुहानी पर गुस्सा करते देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो युवराज की डांट में भी सुहानी के लिए फिक्र साफ साफ देख पा रही थी। तभी अम्मा युवराज को समझाते हुए बोली, बेटा आज के लिए तुमने इसे बहुत डांट लिया। अब चलो खाना खा लो, बहुत रात हो गई है। अम्मा की बात सुनकर युवराज ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन सुहानी को उसकी आंखों में अभी भी अपने लिए नाराजगी दिखाई दे रही थी। रात के खाने के बाद युवराज कुछ देर के लिए घर से बाहर निकलकर चला गया और एक नदी के किनारे बैठकर कुछ सोचने लगा। वो एकटक नदी के बहते पानी को देख रहा था। ना जाने क्यों लेकिन आज उसके मन में हजारों ख्याल आ रहे थे। युवराज इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि अब वो भी सुहानी के लिए बहुत कुछ महसूस करने लगा है, लेकिन ये बात वो अब भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। यही सब सोचते हुए काफी रात हो गई और युवराज बाबा के घर वापस आ गया। कमरे के अंदर जाते ही उसने देखा कि सुहानी गहरी नींद में सो रही थी। जैसे ही युवराज की नज़र सुहानी पर पड़ी, वो बस उसे देखता ही रह गया क्योंकि सोते वक्त सुहानी किसी बच्चे की तरह मासूम लग रही थी। वो खाट पर सिमट कर सो रही थी और युवराज ने उसके पास जाकर उसे कंबल से कवर कर दिया। इसके बाद युवराज उसकी खाट के पास ही जमीन पर बैठ गया। खाट की ऊंचाई कम थी जिस वजह से युवराज जमीन पर बैठकर भी सुहानी के चेहरे को आराम से देख पा रहा था। युवराज पहले से ही जानता था कि सुहानी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन प्यार शब्द के बारे में युवराज ने कुछ भी नहीं सोचा था। वो सुहानी को देखते हुए उसकी खाट पर सिर रखकर कब सो गया, उसे पता ही नहीं चलता। रात के 3 बजे युवराज उसी बरगद के पेड़ के सामने खड़ा उसे देखे जा रहा था। उस अंधेरी रात में वहां युवराज के अलावा और कोई भी नहीं था। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। युवराज ने उस आवाज पर ध्यान दिया तो उसे पता चला कि ये आवाज सुहानी की है। वहीं सुहानी की चीख सुनकर युवराज घबरा गया और अपने आसपास उसे ढूंढने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी नज़र उस पेड़ की एक मोटी सी डाल पर पड़ी।
जहां इस वक्त सुहानी सामने की ओर देखते हुए उस डाल पर आगे बढ़ती जा रही थी। सुहानी को देखकर युवराज उसकी तरफ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था। तभी उसकी नज़र सुहानी की गर्दन पर गई, जिसमें एक रस्सी बंधी हुई थी, और सुहानी के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। वो बिना अपनी पलकें झपकाए आगे बढ़ती चली जा रही थी। कुछ ही देर में वो उस डाल की छोर पर पहुंच गई। युवराज लगातार उसे आवाज लगाकर रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसी समय वहां वो साया आ गया और सुहानी उस डाल से कूदकर फंदे से लटक गई। ये देखते ही युवराज की आंखें खुल गई और वो बौखलाहट के साथ इधर उधर देखने लगा। वो पूरी तरह पसीने से भीग गया था। डर और घबराहट से उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। सुहानी को खोने का ये एहसास भी अब उसे मौत से बदतर लगने लगा था। तभी उसने अपने सामने देखा, जहां सुहानी अभी भी आराम से गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर युवराज खुद को शांत करते हुए बोला, फिर से वही सपना। युवराज इस सपने का मतलब अच्छे से समझ रहा था। उसके दिमाग में सृष्टि के साथ हुआ एक एक इंसिडेंट किसी फिल्म की तरह चल रहा था। उसे डर था कि कहीं सुहानी का भी वही हाल ना हो जो सृष्टि का हुआ था। युवराज जानता था कि सुहानी की सेफ्टी के लिए उसका सुहानी से दूर रहना ही ठीक है। वो किसी भी हालत में सुहानी की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। यही सब सोचते हुए युवराज की आंखों से नींद पूरी तरह से जा चुकी थी। वो सुहानी के पास से उठकर अपनी खाट पर जाकर लेट गया और यही सब सोचते हुए उसकी पूरी रात निकल गई। अगली सुबह सुहानी की नींद खुली तो सबसे पहले उसकी आंखें युवराज को ढूंढने लगी, लेकिन युवराज इस वक्त कमरे में नहीं था। सुहानी उसे ढूंढते हुए बाहर आई तो उसने देखा कि युवराज घर के बाहर बाबा के साथ बैठकर बातें कर है। सुहानी को वहां देखकर बाबा ने तुरंत उससे पूछा, अब कैसी हो बेटा? सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ठीक हूं बाबा। ये कहकर सुहानी फिर से युवराज को देखने लगी, जो इस वक्त कहीं और ही देखे जा रहा था। सुहानी काफी देर तक वहां बैठे कर बाबा से बातें करती रही, लेकिन युवराज उसे एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं देखा। युवराज को इस तरह से बिहेव करते देख सुहानी समझ गई थी कि युवराज उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, और इसी तरह पूरा दिन गुजर गया। युवराज ने आज पूरा दिन सुहानी को इग्नोर किया था और ऐसा करके उसे लग रहा था कि सुहानी खुद ब खुद पीछे हट जाएगी। फिर रात के वक्त युवराज अब तक घर नहीं आया था। सुहानी काफी देर तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन जब काफी देर हो जाने के बाद भी युवराज वापस नहीं आया तो सुहानी खुद उसे ढूंढने निकल गई। युवराज को ढूंढते हुए सुहानी एक नदी के किनारे जा पहुंची और वहां पहुंचते ही उसने देखा कि युवराज वहीं पर अकेला बैठा हुआ है। लेकिन सुहानी को वहां देखते ही युवराज ने अपनी नजरें फेर ली, लेकिन सुहानी फिर भी चलकर युवराज के पास चली गई और उसके पास में खड़ी होकर बोली, युवराज सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। युवराज कुछ देर तक खामोश रहा और फिर उठकर सुहानी के सामने आकर खड़े हो गया। लेकिन इससे पहले कि सुहानी उससे कुछ कह पाती, युवराज ने सुहानी की आंखों में देखकर उसे लगभग वार्निंग देते हुए कहा, मुझसे दूर रहो वरना मर जाओगी। ये सुनकर सुहानी भी युवराज की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे अपनी मौत का कोई डर नहीं है। तो युवराज सुहानी की दोनों बाह पकड़कर उसे अपने करीब लाते हुए गुस्से में बोला, लेकिन मुझे है। युवराज के ये कहने पर सुहानी ने फिर से सवाल करते हुए पूछा, क्यों? आपको मेरे जीने या मरने से क्या फर्क पड़ता है? सुहानी का सवाल सुनकर युवराज ने उसका हाथ छोड़ दिया और वहां से जाने लगा, लेकिन सुहानी ने तुरंत उसके सामने जाकर उसे रोकते हुए कहा, युवराज सर, आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। ऐसी क्या बात है जो हर वक्त आपको परेशान करती है? क्यों आप खुद को पूरी दुनिया से अलग रखते हैं? ऐसी क्या वजह है कि पूरे हिमाचल के सबसे पावरफुल इंसान की आंखों में हर वक्त मुझे एक डर दिखाई देता है? सुहानी के इतने सारे सवाल सुनकर युवराज का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो सुहानी की बांह पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि इतने दिनों से जिस श्रापित इंसान को तुम ढूंढ रही हो, वो मैं ही हूं। युवराज दीवान का ये सच जानने के बाद अब क्या करेगी सुहानी?
क्या वो अब भी करेगी एक श्रापित इंसान से प्यार? क्या होगा सुहानी और युवराज की इस लव स्टोरी का अंजाम? द कन्फेशन। युवराज सुहानी की बांह पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, इतने दिनों से जिस शापित इंसान को तुम ढूंढ रही हो वो मैं ही हूं। अब वहां बिल्कुल खामोशी छा गई थी। सुहानी युवराज के गिरफ्त में उसके बेहद करीब थी और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। युवराज सुहानी की आंखों में झांकते हुए ये जानने की कोशिश कर रहा था कि सच जानने के बाद उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन आज सुहानी की आंखें बिल्कुल शांत थी। वो बिना किसी भाव के बस युवराज को देख रही थी। कुछ देर बाद सुहानी युवराज से कहती है, मैं जानती हूं। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज दंग रह जाता है और उसकी पकड़ सुहानी पर थोड़ी लूज हो जाती है। युवराज सुहानी को सवालिया नजरों से देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है? युवराज को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बात सुहानी पहले से जानती है। इतने सालों में कभी भी किसी को युवराज पर शक नहीं हुआ था। इस वक्त युवराज के मन में दो सवाल आ रहे थे। पहला, सुहानी ये बात कैसे जानती है? और दूसरी बात, ये जानकर भी सुहानी उससे प्यार कैसे कर सकती है? युवराज को लगा था कि जब सुहानी को ये बात पता चलेगी तो वो शॉक्ड रह जाएगी, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। फिलहाल युवराज को सुहानी से अपने दूसरे सवाल का जवाब चाहिए था। वो खुद को संभालते हुए कहता है, ये जानते हुए कि मैं एक मॉन्स्टर हूं। शिमला में इतने लोगों की मौत की वजह मैं हूं। तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकती हो? सुहानी जवाब देती है, युवराज सर, आप मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान है जो उस साए के जाल में फंस चुके हैं। आपने हमेशा मुझे मुसीबतों से बचाया है, आपने सृष्टि को बचाने की कोशिश की। आप बुरे इंसान नहीं हो सकते। सुहानी की हर बात आज युवराज की हैरानी बढ़ाती जा रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि सुहानी उसे इतने अच्छे से कैसे जान सकती है। सुहानी का हर जवाब युवराज के लिए उससे दूर रहना मुश्किल करता जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी सुहानी को अपनी बाहों में ले ले और फिर कभी उसे खुद से दूर जाने ना दे। लेकिन युवराज ये अच्छे से जानता था कि अब उसकी जिंदगी किसी और के हाथ में है। वो सुहानी के करीब जाकर उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था। सुहानी से दूर रहने में ही उसे उन दोनों की भलाई लग रही थी। सुहानी के मन में अभी भी कई सवाल थे जिसके जवाब वो युवराज से जानना चाहती थी। सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, मैं जानना चाहती हूँ, ये सब कब शुरू हुआ? युवराज सुहानी के इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि जब तक सुहानी को अपने सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाते, वो चैन से नहीं बैठेगी। और शायद अपने सवालों के जवाब पाने के लिए वो फिर से अपनी जान खतरे में डाल देगी। इसलिए युवराज सुहानी को सब कुछ बताने का डिसीजन लेता है। युवराज एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ये सब जब शुरू हुआ था तब मैं सिर्फ 10 साल का था। पहले हमारे पास ये पैसा प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं था। मुझे बस इतना याद है कि एक रात डैड मुझे उस विशिंग वेल के पास लेकर गए थे। उस रात शायद वहां कोई पूजा थी। जब हम दोनों विशिंग वेल के पास पहुंचे तो वहां एक अजीब सी दिखने वाली औरत हवन कुंड के सामने बैठी थी। वो मंत्र पढ़ते हुए उस हवन कुंड में आहुति दे रही थी। डैड मुझे लेकर उस हवन कुंड की दूसरी तरफ बैठ गए। जब उस औरत की पूजा पूरी हो गई तो वो मेरे पास आई। उसने उस हवन कुंड की आग से एक कटार को गर्म किया और उस कटार से मेरी कलाई पर ये निशान बना दिया। उसके ऐसा करते ही वो साया उस विशिंग वेल से बाहर आ गया। उस औरत ने मेरा इस्तेमाल करके उस साए को आज़ाद कर दिया और मुझे हमेशा के लिए उसके साथ जोड़ दिया। इसके बाद हर रात वो साया मुझे दिखने लगा और शहर में मौतें शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद मेरी मॉम की मेंटल कंडीशन खराब होने लगी और डैड का बिजनेस चलने लगा। डैड ने काफ़ी कम समय में बहुत कुछ अचीव कर लिया। युवराज की सारी बातें सुनकर सुहानी शॉक्ड रह गई थी। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, तो क्या आपके डैड ने पैसे और प्रॉपर्टी के लिए आपको उस साए को सौंप दिया? युवराज जवाब देता है, मुझे नहीं लगता डैड ने ऐसा किया होगा। वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे ही करते थे। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। वजह क्या थी, ये मैं भी नहीं जानता।
लेकिन जब भी मैंने उनसे ऐसा करने की वजह पूछी तो उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। उस दिन शायद ऐसा कुछ हुआ था जो मैं नहीं समझ पाया। तब मैं बहुत छोटा था। सुहानी को युवराज की बात सुनकर उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो युवराज से कहती है, क्या आपको डर नहीं लगता था? युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, लगता था। तब मैं सिर्फ 10 साल का था। शुरू के कुछ सालों में वो साया हर वक्त मेरे साथ होता था। लेकिन वक्त के साथ ये डर भी खत्म होता गया। मैंने परेशान होकर कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे मरने भी नहीं दिया। मेरी मॉम अभी भी शिमला में उसी के साए में है। मैं चाहकर भी उससे भाग नहीं सकता। सुहानी इस वक्त युवराज की तकलीफ को महसूस कर पा रही थी। वो समझ रही थी कि युवराज ने बचपन से क्या कुछ नहीं सहा होगा। उसे युवराज से हमदर्दी हो रही थी। सुहानी एक गहरी सांस लेकर कहती है, युवराज सर, हम मिलकर आपको उस साए से आज़ाद करा लेंगे। सुहानी की ये बात सुनकर युवराज जो अब तक शांत था, उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आने लगते हैं। वो गुस्से में सुहानी से कहता है, मैंने तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए बताया है कि तुम ये सब जानने के पागलपन में अपनी जान खतरे में ना डाल लो। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी जिंदगी उस साए की हो चुकी है। मुझसे दूर रहो वरना वो साया तुम्हें भी मार देगा। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी भी गुस्से में कहती है, लेकिन क्यों? वो आपको छोड़ क्यों नहीं देता? क्या मिलेगा उसको आपसे? और आप ही क्यों? युवराज सुहानी के इतने सारे सवालों का कोई जवाब नहीं देता। वो जानता था कि इससे ज्यादा सुहानी को कुछ बताने का मतलब उसकी जान को खतरे में डालना है, जो युवराज कभी नहीं चाहता था। युवराज आगे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और सुहानी वहीं बैठी रह जाती है। रात को डिनर के बाद सुहानी बाबा के साथ बैठे हुए बातें कर रही थी। तभी युवराज बाबा के पास आकर कहता है, बाबा रोड अब साफ हो चुका है। कल सुबह 8 बजे बस आ जाएगी। कल हमें निकलना होगा। ये सुनकर बाबा और सुहानी दोनों उदास हो जाते हैं। बाबा युवराज से कहते हैं, बेटा, 1-2 दिन और रुक जाओ। जब से तुम दोनों आए हो, हमें बहुत अच्छा लगने लगा है। हमारे बच्चे तो काम करने के लिए शहर चले गए हैं। वो कभी कभी ही यहाँ आते हैं। तुम दोनों के यहाँ रहने से हमें अपने बच्चों की कमी महसूस नहीं हो रही है। इसी बीच अम्मा भी आकर कहती है, हाँ बेटा, 1-2 दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। युवराज उन दोनों से कहता है, मेरी मॉम शिमला में है। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे उनके लिए जल्द से जल्द घर जाना होगा। ये सुनकर बाबा और अम्मा उन्हें और रुकने के लिए नहीं कह पाते। युवराज और सुहानी के जाने की बात सुनकर उन दोनों के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा उदास तो सुहानी थी। वो अभी और कुछ दिन युवराज के साथ उस गांव में रहना चाहती थी। सुहानी से अलग युवराज जितना जल्दी हो सके वहां से जाना चाहता था। उसे डर था कि अगर वो और कुछ दिन सुहानी के साथ वहां रहा तो वो खुद को उसके करीब जाने से नहीं रोक पाएगा। अगले दिन सुबह होते ही युवराज और सुहानी बस से शिमला के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जब उनके फोन का नेटवर्क आता है, तब युवराज बाकी के स्टूडेंट्स को कॉल करके शिमला वापस आने का इंस्ट्रक्शन देता है। निशा और विवेक भी सुहानी से बात करके चैन की सांस लेते हैं। निशा और विवेक भी लैंडस्लाइड की वजह से पास के ही एक गांव में फंस गए थे। वो भी मनाली नहीं जा पाए थे। सुहानी और युवराज बस से वापस शिमला आ रहे थे। युवराज आज भी सुहानी से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। वो सुहानी को दिखाना चाहता था कि उसके मन में सुहानी के लिए कोई फीलिंग नहीं है। सुहानी भी अब इस बात से कन्विंस हो चुकी थी कि युवराज उसे पसंद नहीं करता। लेकिन फिर भी वो युवराज को उस साए से आज़ाद करना चाहती थी। कई घंटे से बस चल रही थी और रास्ते में ही रात होने लगी थी। तभी अचानक से वो बस रुक जाती है। बस के रुकने सभी पैसेंजर्स कंडक्टर से पूछने लगते हैं, अरे भैया क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुक गई? कंडक्टर बस से बाहर निकलता है और फिर वापस आकर सभी से कहता है, बस का टायर पंचर हो गया है। उस सुनसान रास्ते में ऐसे बस का टायर पंचर होने से सभी पैसेंजर्स घबरा जाते हैं। कंडक्टर ड्राइवर से बात करने के बाद सभी से कहता है, आप सब घबराए नहीं। बस आधे घंटे में टायर रिपेयर हो जाएगी।
रात के 11 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। सुनसान रोड, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई, हर तरफ अंधेरा, घना जंगल, ये सब किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। सभी पैसेंजर्स बस के अंदर बैठे हुए थे। बाहर जाना तो दूर, किसी की खिड़की से बाहर देखने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। सुहानी भी खामोशी से अपनी सीट पर बैठे कुछ सोच रही थी। लेकिन युवराज उसके साथ नहीं बैठा था। वो बस के बाहर खाई के किनारे खड़ा उस खतरनाक नज़ारे को देख रहा था। सुहानी अभी भी युवराज और उस साए के बारे में सोच रही थी। यही सोचते हुए अचानक उसके मन में एक और सवाल आता है। उसे पता था कि शिमला पहुंचने के बाद वो युवराज से बात भी नहीं कर पाएगी। इसलिए उस सवाल का जवाब लेने के लिए सुहानी बस से बाहर निकलती है और युवराज के पास चली जाती है। युवराज खाई को देखते हुए बहुत रुडली कहता है, अब मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाला हूं। लेकिन सुहानी भी कहाँ मानने वाली थी। वो युवराज से कहती है, युवराज सर, बस एक लास्ट सवाल, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी। युवराज इरिटेट होकर कहता है, पूछो। सुहानी कहती है, मैंने सुना है कि सिर्फ वो श्रापित इंसान, जो कि आप हो, उस साए को फिर से कैद या मुक्त कर सकता है। ये कैसे किया जा सकता है? और अगर ऐसा किया जा सकता है, तो अब तक आपने किया क्यों नहीं? युवराज उस खाई को ही देखते हुए कहता है, क्या तुम उसे फिर से कैद करना चाहती हो? सुहानी फौरन हाँ कह देती है। युवराज कुछ देर खामोश रहता है और फिर कहता है, ठीक है। फिर मैं तुम्हें बता सकता हूं कि उसे कैद करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। अगर तुम वो कर सकती हो तो कर लेना। सुहानी कहती है, आप बस मुझे रास्ता बताए, मैं वो जरूर करूंगी। अगर तुम उस साए को कैद करना चाहती हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। लेकिन वो काम लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो साया तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने देगा। मैंने खुद कई बार ये करने की कोशिश की, पर उसने हमेशा मुझे रोक लिया। उद्धरण चिन्ह। सुहानी पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है, वो कौन सा काम है, मैं जरूर करूंगी। युवराज सुहानी की आंखों में देखकर कहता है, उस साए को कैद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें मुझे जान से मारना होगा। मेरे मरते ही वो साया फिर से उस विशिंग वेल में कैद हो जाएगा। ये कहकर युवराज वापस बस के अंदर चला जाता है। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी की धड़कन जैसे रुक सी जाती है। वो उसी जगह बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये सोच सोच कर सुहानी का दिल बैठा जा रहा था कि जिस इंसान से वो इतना प्यार करने लगी है, उसी की मौत ही शिमला के लोगों की आज़ादी है। यही सब सोचते हुए सुहानी कुछ देर वहीं खड़ी रहती है। बस के ठीक होने के बाद बस शिमला के लिए निकल जाती है। सुहानी बहुत उदास थी। उसकी युवराज को देखने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी, जो उसके साथ ही बैठा था। उसके मन में हजार तरह के थॉट्स चल रहे थे। यही सब सोचते हुए सुहानी की आंख लग जाती है। सोते हुए सुहानी एक सपना देखती है। सपने में सुहानी अपने बचपन का एक इंसिडेंट देख रही थी। वो स्कूल ड्रेस में थी और अपने घर में पढ़ाई कर रही थी। वो काफी परेशान लग रही थी। सुहानी को परेशान देख उसके पापा उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा? सुहानी शिकायत भरी आवाज में कहती है, पापा मैं इस क्वेश्चन को कब से इस फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, ये लेकिन बन ही नहीं रहा है। उसके पापा मुस्कुराते हुए उसके हाथ से पेन लेते हैं और बिना फॉर्मूला के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। सुहानी हैरानी से अपने पापा को देखते हुए कहती है, पापा ये आपने कैसे किया? सुहानी के पापा मुस्कुराकर उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, हमें बस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना होता है। ये सुनते ही सुहानी की नींद खुल जाती है। नींद से जागते ही सुहानी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। युवराज अब तक सुहानी को ही देख रहा था, लेकिन जैसे ही सुहानी की आंखें खुलती है, वो अपनी नजरें सुहानी से हटा लेता है। अब बस शिमला पहुंचने ही वाली थी। सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं आपको और शिमला के लोगों को उस साए से आज़ाद करा के ही रहूंगी।
युवराज चिढ़कर सुहानी से कहता है, तुम ये सब क्यों करना चाहती हो? युवराज के इस सवाल का सुहानी कोई जवाब नहीं देती। वो बस मुस्कुराते हुए युवराज को देखने लगती है। युवराज समझ जाता है कि सुहानी क्या कहना चाह रही है। उसकी आंखों में युवराज को अपने लिए प्यार और फिक्र साफ दिख रहा था। युवराज सुहानी से कुछ कहने ही वाला था कि बस शहर के अंदर आ गया। बस के शहर में आने पर युवराज उस साए के बारे में सोचकर आगे कुछ नहीं कहता। भाग 5 सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।